मित्रों, काफ़ी सारे विद्यार्थी आजकल इसी टेंशन और डिप्रेशन में रहते हैं कि यूपीएससी नोटिफिकेशन कब आएगा, मैं परीक्षा दे पाऊंगा कि नहीं, मेरा सिलेबस ख़त्म होगा कि नहीं, मेरा नौकरी में सिलेक्शन आएगा कि नहीं, शादी होगी कि नहीं। पूरा दिन बस यही गॉसिप और डिप्रेशन में लगे रहते हैं। इसका कारण यह है कि एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स होम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अपने को किसी टारगेट के साथ पूरा दिन एक्टिविटी में एंगेज होना चाहिए। इसलिए ये अगले कुछ दिनों में जो अलग अलग इवेंट्स होने वाले हैं, आप उसमें एंगेज रहिए। याद करो, पिछले महीने मैंने इकोनॉमी के अपडेट्स के लिए Win21 सीरीज़ में लास्ट में हमने पढ़ा था आरबीआई और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी। उसमें से 10 प्रैक्टिस एमसीक्यू बनाए हैं। रविवार को उसकी टेस्ट सीरीज़ होगी अंडर दैट अनअकैडमी कॉम्बैट सीरीज, जिसको मैं कहता हूँ पबजी कॉम्बैट। तो उसमें हो गए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह के 10 एमसीक्यू, उसके अलावा पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह के 50। तो 60 क्वेश्चन की वहाँ पर आपको टारगेट मिल गई। उसके बाद सोमवार से मैंने बताया हर सोमवार मृणाल्स मंडे में करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। और फिर मंगलवार को हम लोग मिल रहे हैं Win21 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3, जहाँ पर ये बैंकिंग, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बेड बैंक, सरकारी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, ये सब के बारे में, बजट, इकोनॉमिक सर्वे और दूसरे और क्या क्या अपडेट्स हुए और दोज बर्निंग इश्यूज वी विल सी। इन सभी के रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें mrunal.org। खैर, मेन मुद्दे पर आते हैं। 4 मार्च गुरुवार को मुझे इंडियन एक्सप्रेस में काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1 पर कुछ काम का नहीं, वही सब भारत पाकिस्तान, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तमिलनाडु पॉलिटिक्स, कोरोना वगैरह की बात चल रही है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर इनकम टैक्स विभाग की रेड हुई। ये सब एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं। फिर ये पॉलिटी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर फ्रीडम हाउस नाम की एक अमेरिका की एनजीओ संस्था फ्रीडम इन द वर्ल्ड, विश्व में स्वतंत्रता के बारे में 1970s के ज़माने से एनुअल रिपोर्ट निकालती है और उसमें अलग अलग देशों को 3 श्रेणी में विभाजित करते हैं, फ्री, पार्टली फ्री एंड नॉट फ्री। वो डिपेंड करता है कि आपके देश में कितनी स्वतंत्रता है बोलने की, अपना सिविल राइट्स और एक्टिविज़म करने की वगैरह। भारत पहले फ्री कैटेगरी में था, वहाँ से डाउनग्रेड करके उसे पार्टली फ्री में डाला है। और फिर रिपोर्ट ने कहा है कि मोदी सरकार की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार में ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन पर दबाव बढ़ा है, एकेडमिशियन एंड जर्नलिस्ट पर प्रेशर बनाया जा रहा है वगैरह। तो ये पूरी चीज़ एग्ज़ाम के लिए काम की नहीं। मित्रों, यूपीएससी में प्रेजेंट गवर्नमेंट का ख़राब दिखता हो और वो क्यों और कैसे ख़राब दिखता है, उस टाइप के पॉइंटेड क्वेश्चन वो नहीं पूछते हैं। कुछ पूछा जाए तो वेरी जनरल सेंस में कि क्यों हंगर और माल न्यूट्रिशन और पॉवर्टी की समस्या है वगैरह। इधर स्पेसिफिकली कि देखो ये क्या आपको लगता है इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री, और इस पर कमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ फ्रीडम हाउस, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। तो पूरा मुद्दा काम का नहीं, आगे बढ़ो। ऐसा ही एक अलग से फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वो ऑर्गेनाइजेशन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालता है और उसमें भी 180 देशों में भारत का नंबर 142 पे है। फिर तीसरी अमेरिका की कोई संस्था रिलीजियस फ्रीडम इन द वर्ल्ड ऐसा निकालती है, उसमें भी भारत का कुछ खराब दिखाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है, पता होना चाहिए, बट ये कोई एमसीक्यू में इसका रैंक याद करके जाना है तो भाई भारत का खराब दिखता हो ऐसे रैंकिंग वो नहीं पूछते। तो कुल मिलाकर पेज 1 पर कुछ काम का नहीं, पेज 2, 3 पे भी कुछ काम का नहीं। पेज 4 गुजरात राज्य सरकार ने अपना बजट पेश किया, उसी तरह अलग अलग राज्य भी अपना बजट पेश करते हैं। तो उसमें आपने तैयार क्या करना चाहिए? 2 जगह पर ये चीज़ परेशान कर सकती है। एक, यूपीएससी इंटरव्यू में आपको पूछा जाए आपके स्टेट के बारे में, और दूसरा आप अपने स्टेट पब्लिक सर्विस की तैयारी कर रहे हो। तो ये स्टेट के बजट में हमने क्या क्या तैयार करना चाहिए? पहला, अलग अलग टैक्स में से कितना कलेक्शन हो रहा है, कौन से टैक्स से सबसे ज़्यादा कलेक्शन होने वाला है, कुल मिलाकर फिजल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट कितनी होने वाली है, एफआरबीएम टारगेट के हिसाब से वो कम या ज़्यादा है, सब्सिडी में कितना पैसा दिया जा रहा है, और बड़ी बड़ी योजनाएं क्या क्या चलने वाली है। तो कुल मिलाकर 1 या 2 पेज की समरी जितना ही आपने तैयार करना होता है, बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट करने का फ़ायदा है नहीं। प्रश्न, ये सब मुझे इन्फॉर्मेशन कैसे मिल सकती? वैसे तो बहुत सारे ई लर्निंग वेबसाइट निकालते ही हैं, लेकिन मान लीजिए आपके स्टेट में ऐसा नहीं कोई ई लर्निंग साइट बना रहा, तो बहुत सिंपल है, आप अपने स्टेट की फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से ही बजट का सारांश समरी डाउनलोड करो और उसमें ही देख लो वो अलग अलग डेटा दिया हो। तो कुल मिलाकर कितना देखना है, टैक्स की इनकम, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, सब्सिडी, फिजल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और प्रमुख योजनाएं क्या है। तो इतना तो मिल ही जाता है भाई, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे बढ़ो, पेज 5 पर बहुत सारे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है, नॉन टीचिंग पोस्ट इन कॉलेजेस, डॉक्टर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, तो वो आप देखिए इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। पेज 6 कॉलम्स, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड के 2-2 पैराग्राफ के छोटे कॉलम में एक है नेशनल साइबर पावर
इंडेक्स 2020 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बनाती है। पता चला इसमें नंबर 1 से 5 में चाइना, नेदरलैंड, फ्रांस, यूएसए, कनाडा है। भारत का रैंक बहुत पीछे है। रिपोर्ट में पाया कि भारत में साइबर डिफेंस, ऑफेंस, सर्वेलेंस, कंट्रोल, इंटेलिजेंस, कमर्शियल सिक्योरिटी ये सब में बहुत कमज़ोरी है। इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि साइबर वॉरफेयर इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर। वो जो सामने अपना दुश्मन है उसने आपको आकर छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाथापाई करने की या गोली चलाने की ज़रूरत नहीं है। इट कैन बी फॉट ऑन मैनी फ्रंट्स। इलेक्शन मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसा रशिया पर आरोप है कि ट्रंप को जितवाने में मदद की, या बैंकिंग फाइनेंस के फ्रॉड, या ट्रैफिक, पावर, एयरलाइन, मिलिट्री ऑफिसर ऑपरेशंस को डिसरप्ट किया जाए। सो नीड ऑफ द आवर इज़ टू स्ट्रेंथन इंडियाज़ साइबर सिक्योरिटी। अभी आपको प्रश्न होगा तो ये भी तो रिपोर्ट है जिसमें भारत का खराब दिखता है। वो भारत का खराब दिखता है और रूलिंग पार्टी का खराब दिखता है, वो दोनों के बीच मित्रों एक थिन लाइन है। उसको आप समझकर उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। जहाँ तक ये नेशनल साइबर पावर इंडेक्स है तो हाँ, उसको आप लिख सकते हैं मेंस में, पर्टिकुलरली मेंस पेपर 3 में मुद्दा ही है ये साइबर सिक्योरिटी एंड अदर सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो आप लिख सकते हैं कि ये रिपोर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हिसाब से भारत में अभी कमियां हैं और इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। सो सजेस्टिव टोन में होना चाहिए। जबकि आगे जो मैंने आपको इंडेक्स बताया फ्रीडम इन द वर्ल्ड, और उसमें पॉलिटिकल राइट और सिविक लिबर्टी, तो वो कोई मुद्दा नहीं बनता मेंस में लिखने लायक कि नहीं। उसको देखते हुए मोदी सरकार ने मुसलमानों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। सो ऑब्जर्व द प्रीवियस पेपर्स, क्या फाइनर नुआंसेस वहाँ पर पूछे जा रहे हैं, और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को सीमित रखें। पेज 6 पर दूसरा कॉलम है, तमिलनाडु में एक महिला आईपीएस ऑफिसर ने उसके सीनियर मेल बॉस के खिलाफ शिकायत की है, मी टू और सेक्सुअल हैरेसमेंट। लेकिन उसमें से कुछ फाइनल जजमेंट आने दो, फिर उसे हम देख समझ सकते हैं। थर्ड स्मॉल कॉलम इज़ अबाउट इंडिया पाकिस्तान स्पोर्ट्स रिलेशंस। क्रिकेट में तो आप जानते हैं कि चाहे वो भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटर हों या प्रेक्षक हो, ऑडियंस एंड स्पेक्टेटर्स, बहुत ही ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है, दुश्मनी, कड़वाहट होती है। लेकिन टेनिस में मसला अलग है। पता चला भारत के टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना और पाकिस्तान के ईसामुल हक कुरैशी, वो दोनों डबल्स टूर्नामेंट में साथ में हिस्सा लेंगे। मैक्सिको में कुछ टूर्नामेंट होने वाली है। खैर एग्जैक्ट टूर्नामेंट का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं। समझना ये है कि जैसे स्पोर्ट्स में अगर दोनों ही देश के खिलाड़ी एक स्पोर्टिंग स्पिरिट और मैच्योरिटी से एक ही टीम में खेल सकते हैं, तो पूरे साउथ एशिया का भी विकास करने के लिए नेशनल पॉलिटिक्स, बायलैटरल रिलेशनशिप, ये सब में ऐसा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनना चाहिए। तो ये मेंस में इंटरनेशनल रिलेशन, निबंध में इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसे सब एक आध दो एग्जाम्पल का तड़का मारने की, मसाला चटका मारने की लिए जाने लायक चीज़। ये क्रिकेट और स्पोर्टिंग ये सब एक प्रकार से सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा है। उसी को हम आगे बढ़ाए तो रिलीजियस लीडर्स के बीच कोई मीटिंग हो तो वो भी सॉफ्ट डिप्लोमेसी में मदद कर सकती। जैसे अभी एक न्यूज़ चल रही है, इराक के ग्रांड आयतुल्ला अल सिस्तानी, मतलब उनके सबसे बड़े धार्मिक गुरु, हु इज़ द हेड ऑफ द शिया इस्लाम। वैसे तो ईरान में भी ऐसे ग्रांड आयतुल्ला होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। इराक के ग्रांड आयतुल्ला ही इज़ अपोज्ड टू द डायरेक्ट रूल बाय क्लैरिक्स। मौलवी, क्लैरिक वगैरह प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस में उन्होंने सीधी भूमिका नहीं निभानी चाहिए। उन्होंने अपना जो धार्मिक कार्य है उस पर ध्यान देना चाहिए। जबकि ईरान में मसला अलग है। वहाँ पर जो ग्रांड आयतुल्ला है वो तो वही सुप्रीम लीडर है, उन्हें गवर्नमेंट, मिलिट्री, एवरीथिंग ही कंट्रोल्स एंड डिसाइड्स द थिंग्स। खैर अभी पोप फ्रांसिस, ईसाई धर्म के सुप्रीम अथॉरिटी, वो इराक के ग्रांड आयतुल्ला से मिलने वाले हैं। तो ये भी एक प्रकार से सॉफ्ट डिप्लोमेसी है। इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? इराक में क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़, ईसाई अल्पसंख्यक, और सामने जो शिया मुस्लिम होंगे, आपस में उनका कुछ टकराव, गतिरोध, परसिक्यूशन चल रहा हो तो उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, सौहार्द बढ़ सकता है। एंड सेकंड, ऐसी सब मुलाकातों से इराक और वेस्टर्न पावर्स, यूएसए, यूरोपियन यूनियन वगैरह, उनका आपसी सौहार्द और बेहतर हो सकता है अगेंस्ट द ईरान एंड इट्स न्यूक्लियर डेवलपमेंट एंड अदर थिंग्स। वैसे मेंस पेपर 2 में सिलेबस इज क्लियर, इशू अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट्स। तो जहाँ पर ईरान, इराक, इजराइल, पैलेस्टाइन ये सब की बात है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में तो 250 वर्ड्स में लिखने लायक और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी, टेररिज्म वगैरह। ये सब चीज़ें तक हम पहुँचे उससे पहले अपनी 250 वर्ड लिमिट ख़त्म हो जाए। लेकिन जब आप बात करें सॉफ्ट डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल रिलेशन, 1200 to 1500 वर्ड्स का जब निबंध लिखना हो तो फिर यहाँ तक आप आगे जा सकते हैं। पेज 6 के बड़े कॉलम में एक है नीति आयोग की ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर माइग्रेंट लेबरर्स। उसके सेलिएंट फीचर्स हमने देख लिए हैं।
अभी यहाँ पर जो नई बातें हैं, लेकिन ये जितने सपोज 1000 शब्द पढ़ के उसमें से एक मुद्दा निकले, वो कॉस्ट बेनिफिट कोई जोरदार नहीं, आगे बढ़ो। पेज 6 पर दूसरी कॉलम है अबाउट डीपॉलिटिसाइज्ड क्लासरूम, यानी कि स्कूल कॉलेज में जो पढ़ा रहा था उसमें कुछ राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही कुछ कॉलम हमने थोड़े दिन पहले भी देखा था, तो इसको एथिक्स पेपर 4 के लिए जोड़ के समझते हैं। एक इंग्लिश ऑथर मैरी शेली की नॉवेल है फ्रैंकनस्टाइन। ये फ्रैंकनस्टाइन में एक वैज्ञानिक वो एक मृत व्यक्ति को जिंदा करता है, साइंटिस्ट रिवाइविंग अ डेड पर्सन थ्रू सम केमिकल इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंटेशन। फिर होता ये है कि ये जो मुर्दा आदमी जो जिंदा हो गया है, राक्षस, तो सब गांव वाले उसको देख के डर जाते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, मारते हैं, भगा देते हैं। और फिर बदला लेने के लिए ये राक्षस लोगों को मारना शुरू करता है। और फिर वो अपने जन्मदाता यानी वैज्ञानिक को कहता है कि मुझे अपने जैसी एक फीमेल मॉन्स्टर बना के दो, क्योंकि जो सामान्य मनुष्य हैं वो तो मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन वो मुझसे प्यार करें। साइंटिस्ट ऐसा कुछ सोचता है भी हाँ मैं करूँ, लेकिन फिर उसको लगता है नहीं, वो फीमेल मॉन्स्टर भी इसके जैसे ही सबको मारना शुरू करे, सो ही डजंट कंप्लाई। और फिर बदला लेने के लिए मॉन्स्टर ये अपने जन्मदाता साइंटिस्ट की मंगेतर को मार देता है। साइंटिस्ट बदला लेने के लिए इसको मारने के लिए निकलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी में वो साइंटिस्ट खुद ही मर जाता है। तो फिर मॉन्स्टर को बहुत ही अफसोस होता है और वो सुसाइड करने के लिए निकल जाता है। खैर, तो ये स्टोरी में जो रिफ्लेक्शन है, पहला कि मॉन्स्टर कौन है, जो असल में मुर्दा आदमी जिंदा हुआ वो मॉन्स्टर है, कि जो वैज्ञानिक जिसने उसको जिंदा किया वो मॉन्स्टर है। एंड सेकंड, अगर स्कूल कॉलेज में ऐसा कुछ पढ़ाया जाए और फिर अगर प्रोफेसर उसको रियल वर्ल्ड पैरेलल नैरेटिव्स में जोड़ने की कोशिश करे कि कैसे अमेरिकन प्रशासन ने ओसामा बिन लादेन को पहले खड़ा किया अफ़गानिस्तान में रशियन ट्रूप्स के सामने लड़ने के लिए, और आगे चल के वही ओसामा बिन लादेन 9/11 के अटैक करवाता है, या फिर ये भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार और बिंद्रान वाले और वो सब नैरेटिव्स को जोड़ा जाए। अगर ऐसे कोई प्रोफेसर हिम्मत करे तो सोशल मीडिया में कुछ लोग बहुत आक्रोश में आ जाएंगे और फिर धमाल शुरू हो जाएगी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एकेडमिक इंडिपेंडेंस, वाणी स्वातंत्र्य और शिक्षा का स्वातंत्र्य, उन सब में जोखिम आता है। उसी तरह एक और दूसरी भी ऐसी कहानी है, शेक्सपियर ने एक नाटक लिखा था एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा जो इजिप्ट की रानी थी, एंटनी वो रोमन साम्राज्य में कहीं था, और उसमें कैरेक्टर है ऑक्टेवियस सीजर, जो कि रोमन एम्परर जूलियस सीजर का ग्रैंड नेफ्यू था। अभी वो पूरी जो ड्रामा है उसमें कुछ बातें ऐसी है कि ये ऑक्टेवियस सीजर, उसका ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मकसद है, मुझे पावर हासिल करना है, और उसके लिए झूठ बोलना पड़े, फॉल्स प्रोपोगेंडा, लाइज, डर्टी ट्रिक्स, अपने यार दोस्तों को वो दगा दे दे, एवरीथिंग इज़ जस्टिफाइड फॉर हिम, उसको सब सही लगता है। अब ऐसी कोई नॉवेल या ड्रामा स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाए और वहाँ पर भी प्रोफेसर उसके रियल वर्ल्ड नैरेटिव्स की, देखो डोनाल्ड ट्रंप उसका भी कुछ रवैया ऐसा है, या ये वाले नेता का भी कुछ ऐसा है, तो अगेन सम पीपल विल फील आउटरेज इन सोशल मीडिया और फिर वो धमाल शुरू कर देंगे। तो यानी कि लिटरेचर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। साहित्य में हम जो देखते हैं वो असल में समाज का प्रतिबिंब है, किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक आयामों का प्रतिबिंब है, और फिर उसको सब एथिक्स, कंपैशन, एम्पैथी, ग्रीड, ये सब के साथ जोड़ के सोचने लिखने के मुद्दे। आगे बढ़ते हैं पेज 7। क्रिस्टोफी जेफ्रेलॉट, तो उन्होंने वो वही सोशल मीडिया सॉफ्ट टच गाइडलाइन में कैसे उसका दुरुपयोग होगा और सरकार फ्रीडम ऑफ स्पीच को हार्म करे, लेकिन ये जो पूरी चीज़ें मैंने आपको आगे भी बताया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई बहुत उपयोगी नहीं है। पेज 7 पर दूसरी कॉलम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और उसमें मदर टंग पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाएगा, और फिर पूरे भारत में ये हिंदी और इंग्लिश का साम्राज्य होगा वगैरह वगैरह की पूरी जो चीज़ लिखी है। भाई पहली बात, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सवाल वैसे भी यूपीएससी ने अभी लेटेस्ट मेंस जनवरी 2021 में पूछ लिया, और उसमें प्रशंसा ही पूछी थी कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में मदद करेगा। और बाकी भी ये जो लैंग्वेज रिलेटेड चीज़ें हैं, बेसिक वुड्स डिस्पैच एंड मैं कॉलेज मिनट से लेके खींचते खींचते इधर तक पहुँचो, काफ़ी सारे मुद्दे हवा में ही लिख सकते हैं, अलग से पढ़ने का कोई जोरदार फ़ायदा दिखता नहीं। तीसरा कॉलम है कैसे भारत और चीन की तनाव में अमेरिका भारत को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन नया जाने लायक कुछ नहीं। आगे बढ़ो, पेज 8 राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 9 पार्लियामेंट पॉलिटिक्स के समाचार, तो वही सब लोकसभा राज्यसभा टीवी मर्ज होंगे तो फिर अच्छे प्रोग्राम नहीं दिखाए जाएंगे वगैरह, कंट्रोवर्सी कुछ काम की नहीं। आगे बढ़ो, पेज 10 झारखंड राज्य सरकार ने अपना बजट पेश किया, और पहली बार उन्होंने बनाया है आउटकम बेस्ड बजट्स। ये आउटकम बेस्ड बजट मतलब उसमें सपोज एक टेबल बनाया जाए कि हम कंप्यूटर लिटरेसी के लिए ये वाली योजना, और उसमें 500 करोड़ दे रहे हैं, तो सामने आउटकम लिखे होंगे कि ये 500 करोड़ की मदद से 50,000 गांव वालों को
कंप्यूटर चलाना सिखाना है, उस हिसाब से इतने स्कूल कॉलेज और कम्युनिटी सेंटर में इतने कंप्यूटर इंस्टॉल किए जाएंगे, इतने कंप्यूटर ट्रेनर को काम दिया जाएगा वगैरह। तो हर एक चीज़ का आउटकम क्या होगा वो लिस्ट बनाई जाए और फिर अगले साल उसका रिव्यू लिया जाए कि ये जो 500 करोड़ दिए थे तो सामने इतने लोगों को ट्रेनिंग मिली कि नहीं। तो ये होता है आउटकम बेस्ड बजट। वैसे ये कोई नई चीज़ नहीं है, केंद्र सरकार के बजट में तो कई सालों से ये आउटपुट आउटकम फ्रेमवर्क चलते रहता है विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव। हालांकि फिर भी पाते हैं कि योजनाओं में जितना बेहतर काम होना चाहिए वो हो नहीं पाता। क्यों? वो तो कागज़ पे दिखा ही सकते हैं, 50,000 गाँव वालों को सिखा दिया कंप्यूटर। देन यू हैव टू टेक अ एग्जामिनेशन, जैसा वो NGO प्रथम अपनी असर रिपोर्ट निकालता है कि स्कूल के 5वीं और दूसरी कक्षा के बच्चों को जाके ये वाला मैथमेटिकल सम सॉल्व करके दिखाइए, किताब का ये पैराग्राफ पढ़ के दिखाइए। ऐसा जब तक कोई टेस्ट या एक्सटर्नल रिव्यू ना हो तो वो आउटकम में तो हमेशा IAS ऑफिसर यही लिखेंगे, हाँ सब आउटकम यस 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 टिक हो गए। खैर ये जो पूरा मुद्दा है एक हद से ज़्यादा जनरल स्टडीज़ में काम का नहीं। बियॉन्ड दिस यू कैन रिफ्लेक्ट। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उसमें एक मुद्दा आता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर बजट के अलग अलग प्रकार और ज़्यादा डिटेल में इसके प्रोज कॉन्स एंड एवरीथिंग यू कैन थिंक अबाउट। मित्रों ये इकोनॉमी का ही नाम लिया है तो इकोनॉमी वाले पेज के भी सारे समाचार एक बार में देख लें। एक होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, दोहरे कराधान को टालने के लिए समझौता। तो मुद्दा क्या हो सकता है? सपोज मॉरिशस का कोई रेसिडेंट वो भारत में कोई जॉब बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उसमें से उसको इनकम होती है, तो उस वक्त भारत सरकार भी टैक्स मांगे और मॉरिशस सरकार भी टैक्स मांगे तो एक ही इनकम पर उसको डबल टैक्स देना पड़े। तो वो बोझ कम करने के लिए भारत सरकार अलग अलग देशों के साथ ऐसे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट बनाती है। कुल मिलाकर बात ये होती है कि ये वाली इनकम पर सामने वाला देश टैक्स लेगा, हम नहीं लेंगे, और उसी तरह हमारा आदमी उधर बैठा होगा तो उसकी इनकम पर हम टैक्स लेंगे लेकिन आप नहीं लेंगे। उस तरह के कुछ मसले होते हैं। इसमें चैलेंजेस चुनौतियाँ क्या है? पहला ये है कि टैक्स इवेजन थ्रू राउंड ट्रिपिंग। भारत का ही नागरिक अपना पैसा हवाला के द्वारा मॉरिशस भेज दे और मॉरिशस की कंपनी द्वारा भारत में इन्वेस्ट कराए और फिर कहे कि ये तो मॉरिशस की इनकम है और मॉरिशस वाली कंपनियों को मॉरिशस सरकार तो बहुत कम टैक्स मांगती है। तो ये पूरा एक चैलेंज बन गया। दूसरा चैलेंज ये है कि ये रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट स्टेटस, आप भारत के निवासी हैं या गैर निवासी, ये कैसे तय होगा? तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं कि आप भारत देश में इतने दिनों तक रहे कि नहीं, सपोज 180 डेज या 220 डेज या जो भी। प्रॉब्लम ये आई कि कोरोना लॉकडाउन और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के चलते बहुत सारे लोग या तो आ नहीं पाए या जा नहीं पाए, तो उनको फिर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में किधर गिनोगे, इधर या उधर। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ टेम्पररी रिलीफ उन्हें दी है कि जितने समय तक आप कोरोना लॉकडाउन या इस ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के चलते भारत में लॉक रहे तो आपकी रेसिडेंट डेफिनेशन में उसको हम माफ़ करेंगे। अब वो क्या क्यों कैसे, पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्जाम की हमको तैयारी नहीं करनी है। सफिशिएंट टू नो कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में भारत सरकार ने कुछ रियायतें दी हैं। इकोनॉमी का तीसरा मुद्दा है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन मतलब शिकायत निवारण के लिए अफसर। 1999 से ये ऑफिस शुरू होती है। एक प्रकार की क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडी है कि ग्राहक को इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत हो तो इधर जाके फरियाद करे और फिर वो उसका निपटान करे। तो ये तो चल ही रहा था। इसमें नई बात फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ नियमों में सुधार किया है कि सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनी के नीचे जो ब्रोकर होते हैं उनके खिलाफ भी आपको कोई कंप्लेन हो तो इधर कर सकते हैं। और दूसरा ये कंप्लेन ऑनलाइन करने के लिए भी और सुविधाएं दी जाएंगी वगैरह। खैर आगे बढ़ते हैं। पेज 11 एक्सप्लेन सीरीज़ में एक तो है ये फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, लेकिन मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं। दूसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है साइंस टेक्नोलॉजी में वैक्सीन एफिकेसी। एफिकेसी मतलब वो कितना असरदार है अपने ऑब्जेक्टिव में कि ये टीकाकरण के बाद मुझे कोरोना नहीं होगा। तो भारत बायोटेक की ये कोवैक्सीन की एफिकेसी 81% है, रशिया की स्पुतनिक की 92% है वगैरह। हालांकि हर एक वैक्सीन की हर एक जगह पर सेम लेवल की एफिकेसी मिले ये ज़रूरी नहीं। इंग्लैंड की कोई वैक्सीन थी तो इंग्लैंड में 90% लेकिन साउथ अफ्रीका में 60% ही। वो क्यों? हो सकता है साउथ अफ्रीका का हवा पानी, लोगों का जीनेटिक मेकअप, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, रेशियल प्रोफाइल, DNA प्रोफाइल वो अलग है तो शायद कम असर दिखाती हो। तीसरी एक्सप्लेन सीरीज़ है स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बारे में। तो ये बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री की सीरीज़ में आती है। स्पेक्ट्रम ऑक्शन क्या होता है, उससे सरकार को क्या लाभ होता है, ये 3-4 लाइन में सब पता होना चाहिए। इतना सब इसमें घुस के तैयारी करने का मतलब नहीं। पेज 12 वर्ल्ड न्यूज़ में जानने लायक वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी और पोप की इराक के ग्रांड आयतुल्ला के साथ मुलाकात के बारे में हमने देख लिया। बाकी सब वही इधर उधर के धमाल की समाचार काम की नहीं। आगे बढ़ो। पेज 13 इकोनॉमी में भी जानने लायक चीज़ें हमने देख ली। लेकिन आज एक ऐसे समाचार जिससे ग्रेटा थनबर्ग को मज़ा नहीं आएगा।
कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी उसने स्टेटमेंट दिया है कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान, ये सब लोग डेवलप्ड कंट्री कैसे बने, क्योंकि उन्होंने भूतकाल में बहुत सारा कोयला जलाकर अपनी इंडस्ट्री को डेवलप किया था। अभी भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़, विकासशील देश, जिनकी करीब 60% एनर्जी रिक्वायरमेंट कोयला जलाकर आती है और वहाँ बहुत सारे लाखों लोगों को रोज़गार मिला है, तो ये न्यायोचित नहीं होगा अगर हम ये कहना शुरू करें कि भारत जैसे विकासशील देश भी कोयला इस्तेमाल बंद कर दे, सिवाय कि हम उनको उसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मदद करें। इट विल नॉट बी फेयर टू आस्क डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया टू स्टॉप यूजिंग कोल विदाउट गिविंग देम इंटरनेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस। ऐसी बात पहले रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भी कर चुके हैं और इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे भी कर चुका है। शब्द प्रयोग हुआ था कार्बन इम्पीरियलिज्म, कि कैसे ये अमेरिका, यूरोप वगैरह भारत और चीन को ताना मारते रहते हैं कि आप कोयला जला के प्रदूषण कर रहे हैं और हमारी न्यूक्लियर एनर्जी के रिएक्टर और चीज़ें खरीद लीजिए। ऐसा करके वो वापस हमको अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, पेज 14 स्पोर्ट्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जाने लायक नहीं। अभी बॉल बाय बॉल कमेंट्री जारी है कि टोक्यो ओलंपिक में जापान सरकार सोच रही है कि विदेशी प्रेक्षकों को आने की अनुमति नहीं देंगे वरना कोरोना और फैले, बट असल में हाँ या ना वो फाइनलाइज करना बाकी है, सो लीव इट। तो ये था गुरुवार का न्यूज़पेपर।